नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पिछले 24 घंटों में दुनिया का नक्शा और वेस्ट एशिया का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया है। 24 घंटे, 1200 बम और ईरान के अजेय साम्राज्य का पतन। अमेरिका और इजरायल के साझा ऑपरेशन लॉयंस रोर ने तेहरान की धरती पर वो कोहराम मचाया जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक सुनाई दे रही है। खबर यह नहीं है कि हमला हुआ है, खबर यह है कि हमला कहां हुआ है। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स, दशकों तक पश्चिम की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन यह हमला सिर्फ एक लीडर पर नहीं था, यह हमला एक पूरी विरासत पर था। मलबे के नीचे सिर्फ खामेनेई का रसूख नहीं दबा है, बल्कि उनके बेटे, बेटी, दामाद, बहू और उनकी पोती के भी मारे जाने का दावा है। एक झटके में खामेनेई खानदान और ईरान की सैन्य शक्ति यानी कि IRGC के टॉप कमांडर्स का सफाया कर दिया गया है। ईरान जल रहा है। तेहरान में 40 दिन का मातम है, लेकिन इस मातम के पीछे महायुद्ध की आहट है। ईरान ने कसम खाई है कि खतरनाक बदला लेंगे। उधर इजरायल के लड़ाकू विमान अभी भी आसमान में मंडरा रहे हैं। दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आग लगा रही हैं। और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है? तारीख 1 मार्च 2026। सुबह के सन्नाटे को चीरती मिसाइलें। 24 घंटे के भीतर ईरान की धरती पर 1200 बमों की ऐसी बरसात हुई जिसने फारस के साम्राज्य की बुनियाद हिला दी। अमेरिका और इजराइल के साझा ऑपरेशन लॉयंस रोर ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की थी। ईरान के सबसे कद्दावर स्तंभ, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अब नहीं रहे। यह हमला सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत था। तेहरान के दिल में स्थित बैते रहबरी पर गिरे बमों ने सिर्फ खामेनेई को नहीं बल्कि उनके पूरे रसूख को दफन कर दिया। खामेनेई के साथ उनके बेटे, बेटी, दामाद, बहू और उनके मासूम पोती के भी मारे जाने की खबर है। ईरान की ढाल कहे जाने वाले IRGC के टॉप कमांडर्स और रक्षा मंत्री भी इस मलबे के नीचे दफन कर दिए गए। ईरान अब 40 दिनों के राजकीय शोक में है, लेकिन गलियों में मातम से ज्यादा प्रतिशोध की आग सुलग रही है। ईरान ने कहा कि बदला खतरनाक होगा। दुनिया सांसें रोककर देख रही है कि क्या यह खतरनाक बदला मानवता के लिए विनाशकारी साबित होगा। तेहरान जल रहा है और वॉशिंगटन जश्न मना रहा है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। खामेनेई का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं बल्कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के सबसे बड़े संकट की शुरुआत है। क्या ईरान पलटवार करेगा या ये खाड़ी में एक नए युग की शुरुआत है? हमारी नजरें इस महासंकट के हर पल पर बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब सवाल तो कई सारे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब अब हम तलाशेंगे अपने इस चर्चा में। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पूर्णिमा नाथ, जो कि नेता रिपब्लिकन पार्टी से है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। और सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, अब ईरान क्या करेगा? क्योंकि ईरान तो भाई बदले की आग में धड़क रहा है इस वक्त, और क्या क्या स्ट्रेटेजी ईरान की हो सकती है, क्योंकि क्या तख्ता
सत्ता पलट होगा, सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खामेनेई के मरने पर वहां पर जश्न भी मनाते नजर आए हैं, कई तस्वीरें। एक और सवाल इसी में पूछ लेती हूं मैं आपसे कि इजराइल और अमेरिका ने अब खामेनेई, क्योंकि उनकी आंखों में खटक रहे थे सालों से, और अब खामेनेई को मार दिया गया है, तो अब आगे क्या? इन दोनों देशों की बात करूं। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो बदलाव आपको दिखेगा अभी, ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी खमेनी जो थे वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं है। जैसे यहाँ पे मदरू को उठा के लेके आके यूएस कोर्ट में सजा सुनाई दे रही है। लिटरली देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ एट ऑल। जैसे यूएस कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी लीडर को उठा के किडनैप करके लेके आना, या तो मार देना, या रिजीम चेंज करवा देना, डिस्टेबलाइजेशन कर देना कोई कंट्रीज में। ये जो चलता रहा है, दिस इज बिन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन इसके खामेनी के बदला ये रिलीजियस बदला, ऊपर से सुनाई दिया। बेसिकली सऊदी सामने तो दिखाई दे, कह रहे थे कि गल्फ कंट्री को यूज करने नहीं देंगे, लेकिन यूएस के साथ मिलके ये काम हुआ। अभी ये अगर शिया और सुन्नी का फाइट में बदल जाएगा तो हमें और नया एक रूप देखने का मिलेगा। और ऊपर से सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात नहीं है, ये लिटरली पूरा दुनिया में ये हम दिखेंगे इसका रिटेलिएशन। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट भी बढ़ने वाला है। सो इट्स एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स की आपने बात की। पाकिस्तान की हम तस्वीरें देख ही रहे हैं, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी दूतावास में जिस तरीके से उन लोगों ने तोड़फोड़ की है इसके विरोध में, वो तो देखने को मिल ही रहा है। अब जो आपने शिया सुन्नी वाली बात कही, ये कहा कि इस तरफ भी ये जो चीजें जा सकती है, क्योंकि जो शिया समुदाय के लोग हैं वो तो भाई अब सड़कों पर हैं। ना सिर्फ ईरान की मैं बात करूं, या मैं अलग जगह की बात ना करूं, तो भारत की भी बात कर लूं, वहां पर भी शिया समुदाय के लोग अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरे हैं, विरोध कर रहे हैं, गमजदा हैं। तो अब कई रुख जो है इस जो जंग चल रही है इसके देखने को मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। अब बताइए, किस मोड़ ये जो पूरी जंग है जाती हुई दिखाई दे रही है? ईरान जो कि बदले की बात कर रहा है, ईरान का कहना है बदला लेंगे, बड़ा बदला लेंगे, बहुत जल्द लेंगे। ट्रंप ने फिर हिदायत दी है, चेतावनी दी है कि ऐसा ना करना, क्योंकि अगर हमने उस बदले का जवाब दिया तो पूरी ताकत से देंगे। लेकिन ईरान ने अब तक 8 देशों में यूएस के सैन्य ठिकानों पर अब तक हमले किए हैं। अब वो जो 8 देश है, जाहिर है उनका कुछ तो रिएक्शन होगा, या तो ट्रंप से कहेंगे कि भाई रहने दो, शांत हो जाओ, या फिर वो इन हमलों का जवाब देंगे, क्योंकि उनके रिहायशी इलाकों में अगर ऐसे हमले होंगे तो जाहिर है वहां की जनता पर इसका असर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और इसको अगर मैं इस तरीके से विश्लेषण करूं कि क्या एम है अमेरिका का और इजराइल का, और क्या उन्होंने अचीव किया है, और क्या वो आगे करना चाह रहे हैं, और ईरान का क्या एम है। देखिए, अमेरिका का एम था रिजीम चेंज करना। उन्हें लगा कि प्रोटेस्ट गुस्सा है खुमैनी के खिलाफ, और इस मौके पे अगर ईरान पर वार किया जाए, उनके खुमैनी को मार दिया जाए, लीडर्स को मार दिया जाए, तो एक अपराइजिंग हो सकती है और शायद रिजीम चेंज हो सकती है। ये तो उनका पॉलिटिकल एम था। स्ट्रेटजिक एक उनका ये था कि जो भी बचा कुचा न्यूक्लियर उनका जो भी संसाधन है उनको बर्बाद किया जाए, और मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटीज, मिसाइल डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को फायर किया जाए, उनको बर्बाद किया जाए, और रिपब्लिकन गार्ड की ताकत को कम किया जाए। तो ये तो उनके हैं मिलिट्री एम। अब इस पे आप देखिए कि हुआ क्या। जाहिर है कि खुमैनी के खिलाफ गुस्सा था लोगों को, लेकिन जो अमेरिका से नफरत और इजराइल से नफरत है वो उससे कहीं ज्यादा है। तो कुछ खुमैनी के मरने के बाद कुछ लोग तो जश्न मना रहे हैं, जिन्हें लगता है कि वो पीड़ित थे, लेकिन काफी लोग उभर के सामने भी आ गए हैं खुमैनी के सपोर्ट में और रिजीम के सपोर्ट में। और जहां तक देश की बात आती है तो उनको लगता है कि नहीं, अमेरिका और इजराइल जो है वो हमारे देश को
परेशान कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो हमले भी हुए, आप देखिए वो लड़कियों के स्कूल में हमला हुआ, इससे तो नहीं लगता मुझे कि कोई ट्रंप की सिंपैथी करेगा या ट्रंप की कोई बात सुनेगा या कोई इजराइल की बात सुनेगा, वो बात नहीं हो सकती। अब आती है बात ईरान के पास। ईरान को पता है कि उसकी ताकत इजराइल और अमेरिका की ताकत को मिला के उससे काफी कम है, तो बहुत ज्यादा नुकसान तो वो नहीं पहुंचा पाएंगे, अमेरिका उनको वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्हें लगता है कि जो उनके आसपास के टारगेट हैं, जैसे कि उनके अमेरिकी बेसेस हैं जो चारों तरफ हैं, उन पर अगर हमला करे तो इसकी कॉस्ट, एक पॉलिटिकल कॉस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर इंपोज की जा सकती है। और अब वो उस पॉलिटिकल कॉस्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे उतना प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा वापस इसको बंद करने के लिए। अब उसी पॉलिटिकल कॉस्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहले मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला किया। जाहिर है कि इतना एक्यूरेट तो नहीं है, तो कुछ कोलेटरल डैमेज भी हुए हैं और कुछ सिविल रिहायशी इलाकों में भी इन 6-7 जितने भी बेसिस हैं, तकरीबन 27 बेसिस हैं जिनको उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है। तो उन सब पर कोलेटरल डैमेज भी हुए हैं और वो लोग नाराज भी होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। दूसरा एंगल है जो बता रही थी जो पूर्णिमा जी, कि जो ये शियाज का जो रेजिस्टेंस है ये भी बढ़ेगा, क्योंकि रिलीजियस लीडर भी वो हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी वो हैं। और हमने देखा कि जब पाकिस्तान एम्बेसी के काउंसुलेट के ऊपर हमला हुआ, और जाहिर है कि पाकिस्तान को भी फिर फटकार लगी होगी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से, और उन्होंने फिर फायरिंग भी करी उनको रोकने के लिए। पहले मैंने देखा उसके विजुअल्स नजर आ रहे थे, पुलिस वाले जो है वो कोई रोक नहीं रहा था उनको। उसके बाद में फटकार लगने के बाद फायरिंग शुरू हुई और कुछ लोग मरे। तो अब और कुछ इस किस्म की चीजें आप बाकी जगह भी देखेंगे। तो जाहिर है कि ये रोष शियाज का अलग अलग देशों में अमरीकियों के खिलाफ और इजरायलियों के खिलाफ भी उभरेगा, और वो उसका भी रिएक्शन कुछ हद तक देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और अब देखने को मिल भी रहा है। मैं रुक करूंगी सर आपका। हमारे साथ अरुण अब्राहिम है, डॉक्टर अरुण अब्राहिम इजराइल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण, स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। भाई, इजराइल में तो जश्न सा मनाया जा रहा है, हालांकि इजराइल में सायरन भी सुनाई दे रहे हैं, बड़ा मिला जुला सा इस वक्त असर देखने को मिल रहा होगा। दूसरा, खामेनेई की मौत के बाद अब क्या चाहेगा इजराइल और अमेरिका मिलकर? ये जॉइंट ऑपरेशन जो शुरू किया, एक जो मकसद था उसमें तो कामयाब होता हुआ नजर आ गया। शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल, सारे पैनलिस्ट के लिए और सारे व्यूअर्स के लिए। हम इजरायलियों की तरफ से सबको गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ विश करते हैं। देखिएगा, एक तो हमारा हो गया कि खामेनेई चले गए। अब हमारा जो पहले से मतलब ये उद्देश्य रहा है अमेरिका और इजराइल का सबसे पहले कि ये खामेनेई चले जाएं, मतलब ये जो रेजिमेंट है ये खत्म हो जाए बस। क्योंकि इसके खत्म होने से, और हम लोग यहूदी लोग हैं, क्या हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 1979 के पहले वाला ईरान अगर हो जाए फिर से, बस ये हमारा उद्देश्य है। अगर ये हो जाता है तो बस, और इसी का पूरा यही हमारा एजेंडा है और यही हमारी मतलब रिजिम चेंज हो, यही एक मेन फोकस है। रिजिम चेंज हो जाती है तो फिर हम माने कि ये जो जंग है जो चल रही है इसका अंत हो जाएगा। हाँ, हम एक आधा मिनट और लेंगे, क्योंकि अगर आप एक इमेजिन करिए 1979 के पहले का ईरान। एक तेल अवीव से डेली फ्लाइट जाती थी तेहरान के लिए, और तेहरान से डेली फ्लाइट जाती थी तेल अवीव के लिए। तेल अवीव के लोग, हमारे इजरायली लोग, यहूदी लोग वहां जाके 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन टूरिज्म करते थे और लौट के आ जाते थे। और वहां के जो और भी हमारी जो ज्यूइश कम्युनिटी थी तेहरान की, वो इतनी प्रॉस्पर्ड और इतनी खुश थी शाह के रूल में, और इसके बाद पूरी तरह से वो तितर-बितर हो गई। और आज जो यहूदी जितने भी वहां रह रहे हैं बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रह रहे हैं, और बाकी के लोग कैसे भी करके चले गए। लेकिन जो और भी अभी यहूदी हैं वो इतने पैसे वाले हैं कि वो ईरान गवर्नमेंट का ये ईरान गवर्नमेंट की कंडीशन ये है कि आप अपना पैसा छोड़ के चले जाइए। अब उनके पास इतना पैसा है क्योंकि तेहरान को
तेहरान को यहूदियों ने बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया था बिजनेस में, कैपिटलिज्म में। वहां उनके थिएटर्स थे, वहां उनके बहुत मतलब ईरानियन ज्यूज वर वेरी वेरी प्रॉस्पर्ड, और वो अभी मोस्ट ऑफ देम आर इन अमेरिका। तो अब क्या है कि अगर ये आ जाता है तो बाकी की मतलब एक पत्थर और बहुत सारी चिड़िया हैं, 2 चिड़िया। हम ये कहेंगे कि 1 स्टोन नॉट टू बर्ड्स, ऐसा नहीं है। उस एक पत्थर से काफी चिड़ियाएं हम लोग टारगेट कर लेंगे, अगर बशर्ते कि ये जो है ना ईरान जो 1979 का और उसके पहले का बन जाए। बस ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग इनके ये हमेशा ये थ्रेट करते रहते हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू यूरोप, डेथ टू नॉन। ये कभी किसी नॉन मुस्लिम्स के कभी अच्छे होने वाले नहीं है। ये दिस इस्लाम इज अ वेरी वेरी डेंजरस इस्लाम। ईरानियन इस्लाम इज वेरी वेरी डेंजरस। बिल्कुल। तो यानी कि अगर ये सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज वहां पर होता है, तभी ये जो जंग चल रही है उसका अंत होगा, ये आपका कहना है। क्योंकि एक जो टारगेट थे खामेनेई, वो तो चले गए और वो टारगेट पूरा हो चुका है अमेरिका इजराइल का, लेकिन अभी भी जंग जो है ये लंबी जाएगी अगर रिजीम चेंज नहीं हुआ। पूर्णिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि कहा अभी अरुण साहब ने कि भाई रिजीम चेंज होना चाहिए, ये नहीं हुआ, अगर 1979 से पहले का ईरान नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो क्या लगता है, रशिया यूक्रेन वाली स्थिति देखने को मिलेगी कि लंबा ये जो युद्ध है चल रहा है, ये जंग चल रही है, या फिर जल्दी इसका निपटारा होगा? देखिए, मैं जैसे इसको देखती हूँ, मुझे तो नहीं लगता ये एकदम इमीडिएटली खत्म होने वाला है। ये जंग चलेगी मेरे हिसाब से। क्यों? मेरा आइडिया ये है कि ये रिलीजियस वॉर में बदल गया है। ऊपर से ये शिया सुन्नी में इमीडिएटली बदल गया। एज सुन एज द इंफॉर्मेशन आउट हुआ है कि सऊदी सामने तो दिखा रहा था कि अपना बेस यूज नहीं करने देंगे ना, जीसीसी कंट्रीज एक साथ है, ओपेक कंट्रीज एक साथ है, एक्सेट्रा। लेकिन एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलके काम किया है यहाँ पे। सो एक मिसट्रस्ट पैदा हो चुका है इवन विद इन द इस्लामिक कम्युनिटी। अब इंडिया में अगर हम देखेंगे माइक्रोकॉज्म में, शिया और सुन्नी में इतना प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये विद इन द इस्लामिक कम्युनिटी शिया सुन्नी में बहुत फर्क है। और इनकी जो सुप्रीम लीडर है, उनको अगर आप टारगेट करेंगे, नॉट फ्रॉम अ डिप्लोमेसी स्टैंड पॉइंट, लेकिन अमेरिका का जो काफी सालों से 100 साल की 200 साल की पुरानी हिस्ट्री रहा है रिजीम चेंज की, और कहीं पर भी जाके कुछ भी कर देना, दैट इज very problematic from a international rule of law के हिसाब से। अभी अमेरिका का ये जो स्ट्राइक था, it was not even approved, congressionally approved, and डेमोक्रेट्स जो उनको politically यूज करेंगे इस सिचुएशन को, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में लग सकता है डोनाल्ड ट्रंप पे सक्सेसफुल। जो वर्ल्ड मॉन्गर्स है, स्पेशली द मागा क्राउड, जो व्हाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट जो क्राउड है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का सपोर्टर और रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य है मोस्टली, ये लोगों के लिए शॉर्ट टर्म इसको आपको दिख सकता है ये सक्सेसफुल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इवन इन द 2026 नवंबर इलेक्शन में उसको यूटिलाइज करा जाएगा बाय द डेमोक्रेट पार्टी, क्योंकि एक तो इट्स नॉट एन अप्रूव्ड वॉर फ्रॉम द कांग्रेशनल स्टैंड पॉइंट। दूसरा, सेकेंडरी 4 दिन पहले हमारा जो स्टेट ऑफ द यूनियन हुआ था यहाँ, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को लिटरली प्रोजेक्ट किया है, मैं पीस प्रेसिडेंट हूँ। 4 दिन के बाद, मोदी आने के बाद वहां पे जाके अटैक कर दिया है, एंड द कंट्री इज फ्यूरियस। और इसको तो बार बार, क्योंकि नोबेल पुरस्कार की चाह तो डोनाल्ड ट्रंप रखते आ रहे हैं, वो बार बार चाहे भारत पाकिस्तान में की जंग हुई हो, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब भी वो इस बात का आज तक दम भरते आते हैं, मैंने जंग रुकवाई, अपने स्टेटमेंट्स चेंज करते रहते हैं। रूस यूक्रेन को लेकर उन्होंने कितनी कोशिश की, हालांकि उनकी कोशिशें अब तक तो नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं, कुछ ऐसे बात बनती हुई नजर आ नहीं रही है कि ना रशिया मान रहा है, ना ही वहां पर यूक्रेन मान रहा है। वो ये दिखाते हैं कि मैं एक शांति दूत हूं, लेकिन उसके बाद जो उनके एक्शंस होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। मतलब उनकी कथनी और करनी जो है उसमें एक डिफरेंस जरूर देखने को मिलता है। डॉक्टर हमारे साथ शशि अस्थाना जी भी हैं। अस्थाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी,
एक तो अब क्योंकि जब जो सब कुछ हो रहा है उसके बाद भारत के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? भारत का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां थे इजरायल में, वहां की संसद से संबोधित कर रहे थे, एक वार्म वेलकम प्रधानमंत्री का वहां पर हुआ था। तो इसको देखकर तो साफ समझ में आ रहा है कि भाई भारत के जो ज्यादा अच्छे संबंध हैं वो इजरायल से हैं। देखिए, भारत के काफी अच्छे संबंध हैं इजराइल से, और ईरान से भी भारत के संबंध खराब नहीं है। क्योंकि ईरान से संबंध उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि हमने जब तेल लेना बंद कर दिया तो ईरान कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं था, और उसके बाद में चाबहार में भी हमारा जो ये प्रोजेक्ट था वो भी थोड़ा डिले हो गया। लेकिन ईरान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनसे ऑयल भी हम लोग लेते हैं, उनसे गैस भी हम लोग लेते हैं, और हमारा डायस्पोरा भी बहुत है ईरान में। और इस इलाके में इस जो अभी ये लड़ाई चल रही है, इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाता है तो वर्ल्ड का तो 20% ऑयल उधर से गुजरता ही है। भारत का ऑयल और गैस वहां से बहुत ज्यादा गुजरता है और हमारी काफी डिपेंडेंसी है। तो ये एक बात है। दूसरी, तकरीबन जितने भी अभी देश जो यूएस के एलाइज हैं जिनको अभी ईरान टारगेट कर रहा है, उसमें तकरीबन अगर पूरा हम मिलाएं मिडिल ईस्ट के अंदर, तो भारत के तकरीबन 1 करोड़ डायस्पोरा हमारा मौजूद है उस इलाके में, जो इससे अफेक्टेड होगा। और जब ये इफेक्ट होगा तो उनसे जो धनराशि आती है वो भी इफेक्ट होगी। तो ये देखिए आपकी भारत को इकोनॉमिक पैमाने पे थोड़ी सी इसमें दिक्कत होने वाली है। यही मेरा अगला सवाल होता है, क्योंकि ऑयल गैस, हाँ, ये तो इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा, डायस्पोरा, ऑयल, गैस और फ्लाइट्स। क्योंकि अभी पूरा मिडिल ईस्ट तकरीबन सभी जगह बंद है। तो फ्लाइट्स अगर बंद है तो पूरे लंबे रूट लेके जाना पड़ेगा, और इसीलिए फ्लाइट की कॉस्ट हो गई, फ्लाइट की, और आना जाना यूरोपियन देशों के साथ भी वो थोड़ा सा उसमें इफेक्ट होगा। तो ये भारत का स्टैंड पॉइंट है। मुझे नहीं लगता कि भारत इसमें कोई साइड लेगा, क्योंकि देखिए दोनों साइड ही गलती तो है। आप किसी भी देश में जाके हमला करो और ये बोलो कि भाई मैं तो, मेरे ऊपर खतरा था, तो खतरा तो सब बहुत लोगों के ऊपर था, खतरा तो हमारे ऊपर भी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पाकिस्तान को जो है अगले दिन उनका प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दें वहां पे। और तो वो ये लॉजिक जो है मेरे इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में चलेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि जैसा कि पूर्णिमा जी बता रही थी, बिल्कुल सही बात है, ये ऑपरेशन सेनेट ने, कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया है। ये यूनिलेटरल ऑपरेशन है प्रेसिडेंट ट्रंप का। अब वो बाद में क्या जस्टिफिकेशन देंगे, वो जो बोलते हैं कि एक क्लॉज है इनका कि भाई अगर देश खतरे में है तो आप इस किस्म का ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं। तो ये साफ नजर आता है कि देश खतरे में नहीं था, क्योंकि ईरान तो पहले हमला नहीं कर रहा था किसी भी हालत में। तो ये लॉजिक भी कहीं पे बात नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बातचीत चल रही थी, और उस बातचीत के बीच में अभी हुआ क्या था, हुआ क्या है कि मेरा अपना मानना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को लग रहा था डोमेस्टिकली मेरे पॉइंट्स डाउन हो रहे हैं। नेतन्याहू के साथ भी वही प्रॉब्लम है। नेतन्याहू ने भी यही पॉलिसी अपनाई थी कि जब तक लड़ाई चलेगी मेरी कुर्सी सलामत रहेगी। यहाँ भी उनको ये लग रहा था कि अगर बाई चांस मैंने खुमैनी को मार दिया तो वाह हो जाएगी, मेरी जो पॉइंट्स डाउन हो रहे हैं वो पॉइंट्स अप हो जाएंगे, उन्हें ये लग रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी तक देखिए ये वेस्टर्न मीडिया को भी ये लोग कंट्रोल करते हैं बहुत अच्छे से, तो अभी तक अमेरिका की कैजुअलिटीज और अमेरिकन बेसिस में क्या नुकसान हुए हैं और इजराइल की क्या कैजुअलिटीज है ये सामने नहीं आया है। एक बार ये सामने आएगा तो क्रिटिसिज्म भी होगा। और जैसा कि ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड के पास में अभी तो मरो या मारो वाली सिचुएशन है कि अब, और वो यही बोल रहे हैं कि भाई अब तो वो है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, सबको ले डूबेंगे। तो अब उन्होंने सब जगह टारगेट कर रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर एक भयानक नुकसान, एक शिप डूब जाता है अमेरिका का या कुछ हो जाता है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको आंसर करना। तो वहां पे लॉन्ग टर्म में ये जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, इसका नुकसान ज्यादा है। तीसरी चीज ये, रिजीम चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं। कारण क्या है कि जितने लोग वहां पे परेशान हैं खुमैनी से, ये बात सही है, काफी लोग परेशान हैं, खुमैनी से नाराज हैं, औरतें नाराज हैं, सब सही बात है। लेकिन उतने ही उन्हीं लोगों की जो नफरत है अमेरिका से और इजराइल से, वो इस नाराजी से कम नहीं है, वो नफरत कहीं ज्यादा है। और दूसरी मुसीबत क्या है कि अभी जो ये फायरिंग हुई है इसमें जो सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, एक स्कूल के ऊपर फायरिंग हो गई और 150 बच्चियां मर गई,
तो उसके बाद में उन्हें अगर लगता है कि वहां के लोग इजराइल की बात सुनेंगे या ट्रंप की बात सुनेंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि आपके साथ क्रूरता हो रही है और आप भी इस तरीके से हमले करके वहां पे क्रूर व्यवहार ही कर रहे हो, बच्चियां इतनी मर गई, छात्राएं इतनी चली गई हैं, फिर आप ये तमाम बात की दलीलें दे रहे हो, तो आपका ये कहना है कि नहीं समझेंगे लोग, इस तरीके से नहीं समझेंगे। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे अरुण साहब कि भाई जैसा कि शशि अस्थाना जी ने कहा कि रिजीम चेंज नहीं होगा, उसका रीजन भी उन्होंने बताया कि वहां पे उससे उस सत्ता से लोग हो सकता है दुखी हो, लेकिन जिस तरीके से हमला किया, बच्चियों पर हमला किया, वो जरूर कहीं ना कहीं खटकेगा उनके मन में, और रिजीम जो आप लोगों का लक्ष्य है वो तो मुश्किल सा लग रहा है उनके हिसाब से। देखिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सीरिया में क्या हुआ, असली में दिस इज अ वेरी बिग, नॉट बिग, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ खामेनी एंड खामेनीज फैमिली। इनको अपने जनता को ना मार के, जैसे असाद ने किया ना सीरिया में, कुछ दिन पहले अपने बोरिया बिस्तर बांध के और सीधे रसिया चले जाते हैं, छोड़ देते। ये जो लड़ाई है ना, सत्ता की लड़ाई, इसको छोड़ देना था इनको। कोई खून खराबा नहीं होता, ना अमेरिका अटैक करता, ना इजराइल अटैक करता। अब इजराइल और अमेरिका की बुराई ये हो रही है कि भाई आपको आबेल क्या बोलते हैं, फटे में टांग डालना और ये करना, हाँ जी, नहीं, वो बात नहीं है जी। आपको कभी भी किसने, अगर ईरानियन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स अगर आपने सुनी है, तो उनकी प्रोसीडिंग कैसे शुरू होती है? इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, यूरोप मुर्दाबाद, इस तरह से ये लोग शुरू करते हैं। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू यूरोप। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है कि हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। अल्लाह की, इनका नबी और इनका अल्लाह बोलता है कि ये अल्लाह की जमीन है और इस पर हमारा पूरा हक है और हमें इसको लेना है। इस आइडियोलॉजी ने सारी दुनिया को, जो भी मतलब जिस तरह से आज जितना अनरेस्ट चल रहा है पूरी वर्ल्ड में जी, ये इस्लाम इज रिस्पॉन्सिबल, ये पूरा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। आज आप बताइए, हम लोग ठीक से नहीं है, अमेरिका के लोग ठीक से नहीं है, यूरोप के लोग ठीक से नहीं है, इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी की हालत इन लोगों ने खराब कर दी। इंग्लैंड इज सेकंड पाकिस्तान। तो अब अगर ये अगर रेजिमेंट चलती है, ठीक है, हमारे रक्षा विशेषज्ञ ठीक है, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा कि इसको चेंज कर दें। अगर चेंज नहीं हुआ तो ऐसे जो लोग जो मर रहे हैं ना अभी, उससे कई लोग ज्यादा मरेंगे। मतलब नफरत फैलाने का काम ये लोग करते हैं सिविलियंस के लिए। अगर उसको रोकना है, आई रिपीट, तो ये जो हो रहा है इसको होने दीजिए, और इनको कैसे भी करके एन कैन प्रकार जो भी हो सकता है इनको हटाओ और एक अच्छी प्रोसेस लेके आओ। वो रजा पहलवी लौट के आने वाले हैं और वो सीधा कह रहे हैं कि हमें कोई ज्यादा वो नहीं करना है, पॉलिटिक्स में हमें नहीं रहना, हम वहां रहेंगे, हम ओवरव्यू हमारा रहेगा, हम इनको गाइड करेंगे एंड लेट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट। आज देखिएगा, आज के समय का जो सबसे बेस्ट उदाहरण है, जहां जहां भी डेमोक्रेसी है, जहां जहां भी कैपिटलिज्म है, वो सारी की सारी कंट्रीज प्रॉस्पर कर रही हैं, लोग अच्छे से रह रहे हैं, लोग खुश हैं इस सिस्टम में। और आप इनको देखिए, 56 कंट्रीज हैं, इनके यहाँ 2-4 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, लेकिन इनका जो खलीफा जो सिस्टम चलता है ना, ये जो अभी चल रहा है, खमेनी सुप्रीम लीडर हो गए, फिर अभी सुना है कि हम अभी दूसरी डिबेट में थे, तो वो कोई अराफी करके उन्होंने उनको फिर से बना दिया है, अराफी ने टेक ओवर लिया है अभी इनकी जगह पे। तो मतलब अगर ये चलता रहा, अच्छा, और दूसरी बात, ईरान के लोग इजराइल और अमेरिका के अटैक के बाद इतने खुश हैं कि चलो भाई एक काम तो कोई अच्छा हो रहा है, 2, 4, 10 दिन बाद नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो हमारा भविष्य जो है ना, 17 21 साल की लड़कियों को सिर्फ इसलिए असैसिनेट कर दिया गया कि उन्होंने अपना चेहरा नहीं ढका था। ये कौन सी बात होती है? और वहां के लोग अभी जो भी है 70% 75% उनकी मॉस्क जो है वो बंद हो गई। सारे के सारे लोग जोरोस्ट्रियनिज्म की तरफ जा रहे हैं और क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं।
तो अगर ये रहा, ना तो कोई वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम, कुछ नहीं है। हमारे हम इजराइल में हैं, हम भारत के रहने वाले हैं और हमें पूरी स्वतंत्रता थी हर चीज की। इजराइल में हम हैं, हमें पूरी स्वतंत्रता है हर चीज की। ये इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी। दिस इज कॉल्ड द मानवता। नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है जिसका इजराइल खात्मा करना चाहता है। सीधी सीधी बात यह है, आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आज जितनी वहां के लोग परेशान हैं उससे ज्यादा परेशान होंगे, और सिर्फ वहीं के नहीं बाकी जगह भी इसका असर देखने को मिलेगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि अब और क्या कुछ होगा, अब और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस जंग ने अपनी तरफ खींच ली हैं, और सिर्फ 3 देशों की बात नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या और भी देश जो हैं वो इस जंग में शामिल हो जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, 3 देश तो युद्ध में हैं और युद्ध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पूरे क्षेत्र में फैल चुका है। और क्या कोई दूसरी शक्तियां इसमें सीधे से शामिल होंगी? इसकी यदि सोचें तो मुझे लगता है कि 2 तरह से हो सकता है। एक तो परोक्ष रूप से कुछ सहायता दे सकते हैं, चाहे वो ईरान को सहायता पहुंचे टर्की से या रशिया से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से, या फिर इजराइल और अमेरिका को किसी तरह की परोक्ष रूप से, और यहां तो प्रत्यक्ष रूप से भी सहायता मिल सकती है। क्योंकि सबसे पहले इस बात पर जिन्होंने अपनी जो बात रखी वो कीयर स्टारमर जो प्रधानमंत्री हैं यूके के, उन्होंने कल की स्ट्राइक्स के बाद ही इमीडिएटली कहा कि हमारे जहाज जो है वो हवा में उड़ान भर चुके हैं और हमारे साथियों को, हमारे नागरिकों को यदि हमारी जरूरत पड़ती है तो हम जो कोशिश होगी वो मुहैया कराएंगे उनको। और ठीक उसके बाद लंदन स्थित जो दूतावास है, इन तीनों, वहां का जर्मन दूतावास ने ये कोऑर्डिनेट किया कि एक वक्तव्य उन्होंने जारी किया फ्रांस, जर्मनी और यूके की तरफ से कि वो इजराइल का और अमेरिका का ये जो उन्होंने स्ट्राइक्स दिया है उनका समर्थन करते हैं और वो सुरक्षा के लिए उनके लिए तैयार रहेंगे। तो क्या नेटो फोर्सेस किसी स्तर पर इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आ सकती हैं? वो शायद उसको ये नहीं कह सकते कि कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले हो चुका है। हम यूक्रेन में देख रहे हैं लगातार, जैसे राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते थे अपने भाषणों में, उन्होंने 50 देशों का एक संगठन, एक तरह से कोएलिशन कहते थे, बनाया है जो लगातार यूक्रेन को सहायता करने में लगा हुआ है, और वो युद्ध लगातार 4 साल से चल रहा है। तो क्या ये भी लगातार चलेगा? उसकी संभावना इसलिए बढ़ जाती है, जैसे अभी कहा जा रहा था कि क्योंकि ईरान जो है उसमें संस्थान काफी सुदृढ़ है, चाहे वो संसद हो, चुनाव हो, रिलीजियस काउंसिल्स हो। इसीलिए आप देखें कि नेतृत्व के मारे जाने के बाद भी आज ही उन्होंने एक अली रजा अराफी को वहां का सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया है। एक ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी हैं, उनको आपने देखा कि IRGC का कमांडर नियुक्त कर दिया है। तो नेतृत्व समाप्त नहीं हुआ। तो इजराइल जो कहता है कि उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और अमेरिका बात करता है रिजीम चेंज की, तो रिजीम चेंज के क्या मायने होंगे? क्या एक अमेरिका का कोई आदमी आकर वहां सरकार बनाएगा? फिलहाल तो इसके कोई संकेत है नहीं। और जो इजराइल की सुरक्षा की बात है, वो इजराइल यही बार बार कहता है कि ईरान को 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले कोई भी प्रक्षेपात्र मिसाइल बनाने का उसको हक नहीं होना चाहिए, ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। तो चीजें फिलहाल इनमें से ना तो रिजीम चेंज संभव लग रही है, ना उसमें मिसाइल पर रोक लगती हुई नजर आ रही है। परमाणु अस्त्रों का मामला है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही पिछले जून में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैंने विनाश कर दिया सब चीज का। अब कह रहे कि एनरिच्ड यूरेनियम होनी चाहिए उनसे, ईरान के पास है अभी, पहले कह रहे थे नहीं हमने समाप्त कर दिया है। तो क्योंकि चीजें अभी बिल्कुल साफ है ही नहीं, इसलिए लगातार मुझे लगता है दोनों तरफ से, अब तो वो सिविलियन टारगेट्स पर हिट कर रहे हैं दोनों तरफ से। ईरान ने पहले कहा था कि केवल सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे, अब ईरान भी देखें आप एयरपोर्ट्स पर और सिविलियन ठिकानों पर भी हमला कर रहा है। उन्होंने साइप्रस में यूके के सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर दिया। तो ये पूरे क्षेत्र में फैलता हुआ और इसका प्रभाव जो खामियाजा है पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा, क्योंकि 50% जो रिजर्व्स हैं ऑयल के वो यहीं पर हैं, इसी जगह से करीब 1/4 गैस और 20% ऑयल का निर्यात यहीं से होता है। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो हवाई उड़ानों का एक तरह से परेशानी हो कि वो कहां से उड़ेंगे, उनके तेल की मार्केट में बात हो रही है कि कल ही जब बाजार खुलेंगे तो 60 पर जो डॉलर पर बैरल है आज, वो कम से कम खुलेगा 70-75 पर। और ऐसा करेंगे 10 दिन युद्ध चला तो $150 पर बैरल तक पहुंच सकता है। उसका खामियाजा सभी पर होगा।
भारत पर होगा, चीन पर होगा। भारत बहुत बड़ा आयात करता है तेल का। बिल्कुल बिल्कुल। भारत सक्षम है उसके लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारे पास। पर क्या इसका खामियाजा इस क्षेत्र तक सीमित होगा? नहीं, वो पूरे विश्व तक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अभी जो ये सवाल हर किसी के मन में कौन रहा है, तीसरे विश्व युद्ध की बात बार बार हर कोई पूछ रहा है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रही है। लेकिन जो आपने कहा कि परोक्ष रूप से या फिर अपरोक्ष रूप से अब जो बाकी देश हैं धीरे धीरे इसमें शामिल हो सकते हैं, और हम देख भी रहे हैं ईरान ने जो यूएस के सैन्य ठिकानों पर जिस तरीके से ईरान ने हमले किए हैं, तो जाहिर है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो वो देश शामिल हो ही गए हैं और उनका रिएक्शन तो आएगा ना। अब चाहे, मैं फिर कह रही हूँ, चाहे वो रिएक्शन हो अमेरिका इजराइल से कि भाई शांति रखो क्योंकि हम पर असर पड़ रहा है, या फिर वो रिएक्शन होगा कि हमारे यहाँ हमला किया है, आप तो रिहायशी इलाकों में हमारे सिविलियंस हैं तो हम इसका जवाब देंगे, या वो रिएक्शन ऐसे होगा। पूर्णिमा जी, मैं ये जानना चाहूंगी, तो ट्रंप बड़बोले हैं अभी, जैसा सोहन सिंह जी भी बता रहे थे कि पहले उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया, अब उन्होंने कहा कहीं कहीं कुछ कुछ है ऐसा, थोड़े बड़बोले हैं, थोड़ी जल्दबाजी करते हैं, हम ये देखते आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है कि वो एक पोस्ट करेंगे और उसमें लिखेंगे कि ईरान की जनता सड़कों पर आ जाए, अपील करे? उनको क्यों ऐसा लगता है कि वहां पर जो है अमेरिका का वर्चस्व हो जाए? उनको ये सब कुछ इतना आसान कैसे लगता है? ट्रंप के बारे में मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ट्रंप अपने आप को सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं मानते। बिल्कुल। उनको लगता है वो भगवान है और दुनिया को चलाते हैं। बेसिकली वो डिवाइनली ऑर्डेन्ड एक शख्स है यहाँ पे, और जीसस क्राइस्ट के बाद सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ये मेंटालिटी से आप समझ सकते हो क्या डेंजरस ये मेंटालिटी कितना डेंजर दुनिया में क्रिएट कर सकता है। अब आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे आप अगर एक क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन से रिलीजियस आइडियोलॉजी पैसा बनाना चाहता है, या 7th सेंचुरी में जाके रहना चाहता है, या कैलिफेट बनाना चाहते, नहीं बनाना चाहते। आई एब्सोल्युटली डिस्पाइज द इरानियन मुल्ला रिजीम, ये एंटी वुमेन मिसोजिनिस्टिक जो रिजीम है, जो वुमेन को शक्ल में बंद करके रखे हैं। आई डिस्पाइज देम। लेकिन मेरा क्या अधिकार होता है कि कोई कहाँ पे जाके वहां पे जाके उनको डिक्टेट करे कि उनको क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड द ह्यूमन राइट्स कॉस्ट। मासा अमीनी का सिचुएशन सिर्फ वो उनका नहीं है, बाकी सारे लड़कियों का जो वहां पे हिजाब नहीं पहनना है, पहनने नहीं देने के लिए उनको क्या क्या सहना पड़ा। वी हैव ऑल सीन दैट। वी अंडरस्टैंड द ह्यूमन राइट्स। इन ह्यूमन राइट्स का कॉस्ट हमने देखा है। लेकिन माई क्वेश्चन इज वन, यूनाइटेड स्टेट्स कौन होता है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास और दुनिया के पास। यूनाइटेड स्टेट्स कौन होता है? उसको कौन राइट दिया है? किसने उनको लाइसेंस दिया है कहीं पे भी घुस जाके, कहीं किसी का भी लीडर को उठा के यहाँ पे हमारे यूनाइटेड स्टेट्स की कोर्ट में सजा दे? और या तो सिर्फ ये नहीं, बम मार के उड़ा दे, रिजीम चेंज करवा दे, अपना पपेट रिजीम बिठा दे। दैट is what my contention at this point is। ठीक है, आई डोंट केयर कौन क्या फॉलो कर रहा है, कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहा है, इज नन ऑफ माई बिजनेस। आई वॉन्ट टू फॉलो व्हाट आई वॉन्ट टू फॉलो एंड लीव मी अलोन एज वेल। लेकिन एब्राहमिक हमें भी तो नहीं छोड़ते ना, हम हिंदू है, हम अमेरिका में रहते हैं। अब जो क्रिश्चियन नेशनलिस्ट का जो एक एजेंडा चालू हुआ है यहाँ पे, अभी हिंदूज को, हमारे जैसे लोगों को भी नीचा दिखाया जाता है कॉन्स्टेंटली, और बोला जाता है एसिमिलेशन के बारे में बोला जाता है। तो हमें भी आगे जाके हमें भी बोला जाएगा कि हम अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना करेंगे तो हम यहाँ पे रह भी नहीं सकते। अब रिपब्लिकन पार्टी की ये जो टर्न हमने देखा है, दिस इज वेरी डेंजरस। आप एक मुंह से कहते हो कि आप फेथ में बिलीव करते हो, हम भी फेथ में बिलीव करते हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है हम विष्णु में बिलीव करते हैं या कि शिवा में बिलीव करते हैं, दुर्गा में बिलीव करते हैं? हम छोड़ दो, हमारे बिलीफ हमारे ऊपर छोड़ दो। हमारा 10 करोड़ भगवान है या 30 करोड़ भगवान है, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको क्यों जवाब दूं हमारा कितना भगवान है या नहीं है, हमारा एक है या 30 करोड़ है? मतलब वही बात जो आपने पहले कही थी कि ये ना बहुत रिलीजियस होता जा रहा है मामला, और रिलीजियस तो है और खतरनाक होता जा रहा है जी। इट इज वेरी डेंजरस
बिकॉज आपका रिलीजन सुपीरियर है और आपने वीसा के लिए कोई स्पेशल सेवेंथ हेवन की एक वीसा के लिए, एलीट वीसा के लिए सबको वहां पे डरा रहे हो, धमका रहे हो। अब अगर हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमें हेल में जाना पड़ेगा, कोई क्या फर्क पड़ता है आपको? जाने दे, हम ऑलरेडी हेल में हैं, हम इंडिया में भी हेल में ही थे, तो फिर आपको क्या इतना टेंशन है हम हेल में रहेंगे या हेवन में रहेंगे? आप क्या सेल कर रहे हो मुझे? तो ये जो एजेंडा यहाँ पे चल रहा है इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स, सो कोई भी और आके यहाँ पे बोलेंगे कि हमें कन्वर्ट करना है, तो हमारा क्या सिचुएशन है? अब ये भी समझा करे कि यूनाइटेड स्टेट्स का और डोनाल्ड ट्रंप जो अपने कैरेक्टर के बारे में बात कर रही थी, ही हैजंट क्रिएटेड इट, ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ 250 years ऑफ ऑपरेशन इन दिस कंट्री। ये कंट्री नेटिव अमेरिकन को वाइप आउट करके ऑन टॉप ऑफ ब्लैक स्लेव्स यहाँ पे बने हुए। आप कैपिटलिज्म की बात करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप सही तरह पैसा बनाओ, लेकिन आपको क्या अधिकार है कोई और को सिखाने के लिए कि हाँ आप कैपिटलिज्म ही अडॉप्ट करो, नहीं तो आप रिच नहीं बनोगे, और रिच नहीं बनोगे तो आपके कंट्री में आके हम लोग हमला कर देंगे। ये प्रॉब्लम अब ऑन टॉप ऑफ इट अभी कल क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट जर्नल जाके जस्टिफाई कर रहा है कि ईरान हमला करने वाला था, इसीलिए 30 बॉम्ब्स लगाया गया। इंटरनेशनल कौन से रूल आप फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। आपका डर, मेरा भी तो डर है ना, जैसे सर ने थोड़ी देर बोला है कि पाकिस्तान इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया, इंडिया जाके शहबाज शरीफ को निकाल दे, फिर सही रहेगा? So the क्वेश्चन इज नॉट ईरान क्या फॉलो कर रहा था, नहीं फॉलो कर रहा था। मेरा क्वेश्चन इज अमेरिका कौन होता है, XYZ कौन होता है वहां पे जाके उनके लीडर को हटाने वाले। आपको काम करना है उनके साथ डिप्लोमेसी की तरह करे। और इन दिस पर्टिकुलर केस ईरान तो बातचीत कर रहा था ना, और अमेरिका कौन होता है बार बार बोलने के लिए? हमारी शर्त मानो, जब दो पार्टी आती है दोनों पार्टी की कॉम्प्रोमाइज होती है, आप मेरा भी सुने, आप उनका भी सुने, हम भी उनका सुने, लेकिन एक तरफा बात चल रही है यहाँ पे, और बात चल रही थी वहां तक पहुंच भी गया था। बड़ी बात किसी को दगाबाजी कह रहे हैं कि जब बातचीत चल रही थी, वेरी क्लोज, तब भी आपने इसी को दगाबाजी कह रहे हैं लोग कि जब बातचीत चल रही थी उसके बीच में आपने हमला किया, और ना सिर्फ हमला किया, वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं उसको उनकी हत्या कर डाली। खामेनेई का एंड हो चुका है, लेकिन अब इसके बाद क्या कुछ होगा, इसको लेकर हर किसी के मन में कई सवाल हैं, और इसी पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, और अब मैं सवाल डॉक्टर आरोन अब्राहम से करना चाहूंगी। आरोन जी, एक बात जो इस पैनल में हर कोई कह रहा है अब तक कि इंटरनेशनल रूल्स का जो है, इंटरनेशनल रूल्स ऑफ लॉ का उल्लंघन हुआ है। कि आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से अटैक हुआ, जो बातचीत चल रही थी, या तो बातचीत का कुछ निष्कर्ष आने देते, उसके बाद कुछ सोचते, लेकिन उसके बीच में ही इस तरीके से अटैक करना, तमाम जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसका उल्लंघन करना है? देखिएगा, बातचीत तो चली, लेकिन एक निश्चित समय तक चली और इनका कोई रिस्पांस नहीं था ईरानियंस का। ओके, और दूसरी बात यह हो जाती है कि आपने सिविलियंस की क्या हालत की। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा कि विद इन 24 आवर्स में 17,000 लोगों को मार डाला इन्होंने, और अभी इंटरनेट की इतनी ज्यादा वो है नहीं है वहां पे, तो अभी एग्जैक्ट फिगर है नहीं है। तो जितने दिन से ये चल रहा है, हमारे ख्याल से कई लोग 70,000 का फिगर दे रहे हैं, कई लोग 1 लाख का फिगर दे रहे हैं, और अगर इसको ये नहीं किया जाता तो ये चालू रहता, ये चालू रहता और चालू रहता और चालू रहता, क्योंकि ये इतनी क्रूएलिटी का लेवल इतना हाई है इनका कि मतलब ऐसी कहानियां हैं और सच्चाई है। लोगों ने जो अपनी अपनी टेस्टिमनीज दी हैं उसको देख के कांप जाते हैं। हमें भी डर लगने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है दुनिया में, या ऐसे भी लोग हैं। एक इसको रोकने की। तीसरी बात, सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, सिविलियंस। रोकना चाहूंगी आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान को लेकर रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर। जंग को लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बयान, एक संप्रभु नेता की खुलेआम हत्या, शासन परिवर्तन के लिए उकसाना मंजूर नहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर
युद्ध का बड़ा असर, तेल के 150 टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास फंसे। ईरान, इराक, कुवैत और यूएई के तट पर ये जहाज फंसे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का भी ये बड़ा बयान है और वांग यी ने कहा एक संप्रभु नेता की हत्या, शासन परिवर्तन के लिए उकसाना, ये सब कुछ मंजूर नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस सबके बीच एक बड़ा बयान जो है वो आया है चीन के विदेश मंत्री का और उन्होंने कहा है कि एक संप्रभु नेता की खुलेआम हत्या, शासन परिवर्तन के लिए उकसाना मंजूर नहीं है। आरोन जी, आपसे ही जवाब लेना चाहूंगी। ये संप्रभु क्या होता है जी, इंग्लिश में बताएंगे इसको? संप्रभु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संप्रभु? संप्रभु मतलब शक्तिशाली, पावरफुल नेता जो अपने आप में संपूर्ण है, उस नेता की इस तरह की से खुलेआम हत्या करना और वहां पर रिजीम के लिए उकसाना ठीक मंजूर नहीं है। ओके, उनको मंजूर रहे या ना रहे उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। हमारी बात यह है, आप देखिएगा 1979 के बाद इन्होंने इजराइल को कितना परेशान किया। आप इनकी प्रॉक्सीज देखिए, आप खूती देखिए, हिजबुल्लाह देखिए, हमास देखिए, और इसके बाद इसमें और जो आग में घी का काम किया वो ओबामा के 8 साल और बाइडेन के 4 साल, इन 12 सालों में इन्होंने अपनी इकोनॉमी $150 बिलियन की बनाई और उसके बाद ही फिर 7 अक्टूबर हुआ। नंबर 1। नंबर 2, आपने अपनी जनता को कितना परेशान किया। ना वहां इलेक्ट्रिसिटी ढंग की है, ना पानी है, ना कुछ है। आपके पास पावर आया और पैसा आया तो इज़राइल को हम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। वो ठीक है, लेकिन वो उनका देश है, वो वहां की जनता तय करे। इस तरीके से दूसरे देश ये अगर वहां पर प्रेशर करते हैं कि आप सत्ता बदलिए, तो ये आपको, ये वाकई में एक इंटरनेशनल रूल्स का उल्लंघन है। और ये पड़ोसी को आप बोलो कि आप अपने घर में ये करो तो किसी भी पड़ोसी को रास नहीं आएगा। अच्छा, आपके इंटरनेशनल लॉ ने, जब इन्होंने इतने लोगों का कत्लेआम किया, कुछ किया नहीं? वो अगर रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, कुछ ने कुछ किया? हमास ने हमारे लोगों को 1200 लोगों को मार डाले, आपके इंटरनेशनल लॉ ने कुछ किया? आपके यूनाइटेड नेशन ने कुछ किया? कुछ नहीं है। ये मतलब जायज है? नहीं, ये आप कुछ भी कह लो, जायज है या नहीं, नाजायज है, कुछ भी कह लो आप। ठीक है। हमारी बात यह है कि अगर हमें कोई अपने दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश करेगा या उसका ये एजेंडा है, तो हम क्या चुप बैठे रहेंगे? वी आर फाइटिंग अवर एग्जिस्टेंशियल, हमारी इजराइल की लाइफ का सवाल है जी। ठीक है, मैं छोटा छोटा रिएक्शन और खत्म करना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है। शशि अस्थाना जी, आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप अनम्यूट करिए जी। सर, अनम्यूट कर लीजिए, मेरी आवाज पहुंच रही है तो। हाँ बिल्कुल, अभी पहुंच रही है मेरी आवाज। क्या जी, क्या रिएक्शन है? हाँ, देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले इजराइल का एक अपना स्टैंड पॉइंट है, डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टैंड पॉइंट है, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है वो कुछ और कहता है। और इन दोनों की जो स्टैंड पॉइंट है वो जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हो। और अभी अगर आप देखें तो जहां तक रिजीम चेंज का सवाल है, मैं 2-3 चीजें साफ साफ बता दूं। रिजीम चेंज नहीं होने वाली है, चाहे जो मर्जी जोर लगा लो। जब तक ग्राउंड में आप सोल्जर नहीं उतारोगे इराक की तरह, तो रिजीम चेंज नहीं होगी। मतलब कुल मिलाकर रिजीम चेंज नहीं होने वाली है, ये आपका कहना है। खैर, अब ये बहुत जी, अब मुझे समय जो इशारा कर रहा है, लेकिन ये तय है कि ये जंग अभी और चलेगी। कितनी चलेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन लंबी चलेगी। जो पैनल में जितने तमाम एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनका भी यही कहना है। इस जंग से जुड़ी पल पल की अपडेट आप सबको जरूर भारत एक्सप्रेस बताता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।